का तो देखिए खबरें सुपरफास्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जारी सियासी सरगर्मियों के बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। आज तक से बातचीत में केशव मौर्य ने कहा कि 2022 में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा या चेहरा कौन होगा, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। दरअसल बीते दिनों बीजेपी की कई बैठकों के बाद ये तय किया गया था कि यूपी में पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि यूपी में ओबीसी बीजेपी से नाराज नहीं है। अगर अनुप्रिया पटेल संजय निषाद से बात हो रही है तो वो हमारे सहयोगी हैं। प्रसाद पार्टी में आ गए, ओबीसी की जो पार्टियां हैं, अनुप्रिया पटेल मिली, निषाद पार्टी के लोग मिले, तो क्या मंथन में ये तमाम चीजें तो रही? आप पार्टी दोबारा से अपने सहयोगियों के पास जा रही है, ब्राह्मणों को जोड़ रही है? इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी अलग अलग दिनों में अलग अलग नेता ज्वाइन करते रहे, जिनको भाजपा की दृष्टि से लगता है कि भाजपा अच्छा काम कर रही है, भाजपा की विचारधारा पे भरोसा करते हैं और वो आना चाहते हैं, और हमको लगता है कि इनको लेने से हमारा कोई नुकसान नहीं है, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को पार्टी में शामिल करता है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गए राजीव बनर्जी की टीएमसी में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। कल शाम राजीव बनर्जी ने टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी से मुलाकात की। इससे पहले शनिवार को राजीव बनर्जी टीएमसी नेता कुणाल घोष से मिले थे। हालांकि तब राजीव बनर्जी ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया था। बीते दिनों मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु की टीएमसी में वापसी के दौरान ममता बनर्जी ने भी कहा था कि कई नेता पार्टी में वापसी को तैयार हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। जलगांव में एक कार्यक्रम के दौरान संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार थी तब शिवसेना से गुलामों की तरह बर्ताव किया गया। इसके साथ ही गांव-गांव तक शिवसेना को खत्म करने की भी कोशिश की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी में सुधार के लिए फिर कुछ सुझाव दिए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस का दोबारा उभार देश की जरूरत है, हालांकि इसके लिए कई स्तरों पर काम करना होगा। सिब्बल ने माना कि फिलहाल बीजेपी का कोई सियासी विकल्प नहीं है और कांग्रेस इस जगह को भर सकती है, लेकिन बड़े बदलावों के साथ पार्टी के जमीनी स्तर पर काम करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात जाएंगे। अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। सूरत निकाय चुनाव में आपके अच्छे प्रदर्शन के बाद ये केजरीवाल का दूसरा गुजरात दौरा है। सूरत में निकाय की 27 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अगले साल के आखिर में होने वाले गुजरात विधानसभा के चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत हो गई है। 6 से 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान के खिलाफ बगावत की है। बगावत करने वालों में चिराग के चाचा पशुपति पारस पासवान भी हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 एलजेपी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि उन्हें एलजेपी से अलग दल की मान्यता दी जाए। स्पीकर अब कानून के हिसाब से फैसला करेंगे। माना जा रहा है कि ये 5 जेडीयू के संपर्क में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही ये सभी सांसद असंतुष्ट थे। राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग विवाद गर्मा रहा है। कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की ओर से विधायकों के फोन टैपिंग का आरोप लगाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले को उठाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोलंकी के आरोप पर गहलोत से सफाई मांगी है। शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार जनप्रतिनिधियों के फोन अवैध रूप से टैप कराती है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करती है। राजस्थान सरकार ने फोन टैपिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जासूसी करना सरकार का काम नहीं है। उन्होंने बेवजह का विवाद खड़ा करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। पंजाब में कलह के मामले को लेकर बनी हाईकमान की कमेटी ने राहुल गांधी से मुलाकात की है।
मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी अग्रवाल और हरीश रावत ने राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। ये बैठक करीब 1 घंटे चली। पंजाब कांग्रेस को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। हाईकमान ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के खिलाफ बोलने पर परगट सिंह पर कार्रवाई हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी बदला जा सकता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई एक जमीन में घोटाले का आरोप लगा है। अयोध्या के पूर्व विधायक और एसपी सरकार में मंत्री रहे तेज नारायण पांडे ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि 2 करोड़ की खरीदी गई जमीन को कुछ ही मिनटों बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा। संजय सिंह ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उधर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि वो पूरी जानकारी के बाद ही इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे। जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग, और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये जमीन खरीदी गई 7:10 पे, ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। कोरोना के चलते दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों को आज से और कम कर दिया गया है। आज से हर दुकान को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत है। दिल्ली में बाजार दुकानें अनलॉक के पिछले चरण में ही शर्तों के साथ खोल दी गई थी। तब दुकानों के लिए ऑड इवन जैसी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है। हालांकि दिल्ली में स्विमिंग पूल, स्टेडियम, खेल परिसर, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स अभी बंद रहेंगे। राजधानी में स्कूल, कॉलेज भी अभी नहीं खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स, हर एक का एक वो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसका एक उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं, पर विजिटर्स अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं होंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामले बेहद कम होने के बाद पाबंदियों में ढील का फैसला किया गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 255 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना के चलते 23 लोगों की मौत हो गई। 7 अप्रैल के बाद कल दिल्ली में कोरोना से सबसे कम लोगों की जान गई। दिल्ली में रिकवरी रेट भी काफी बेहतर हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हमलों का पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी से पूछा कि कांग्रेस शासित राज्य पेट्रोल और डीजल पर टैक्स क्यों नहीं घटाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कांग्रेस को गरीबों की चिंता है तो महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब की सरकार को तुरंत टैक्स घटा देना चाहिए। तेल की बढ़ी कीमतों पर सफाई देते हुए पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी कहा कि टैक्स के पैसों से केंद्र सरकार विकास और लोगों के लिए भलाई के काम कर रही है। राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून जल्द दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 1-2 दिन में मानसूनी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में इस बार समय से पहले मानसून आएगा। दिल्ली में मानसून सामान्य तारीख से 12 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है। इसके साथ यूपी के भी कई इलाकों में आज से ही बारिश शुरू हो सकती है।
पूर्वी यूपी में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर सुशांत के चचेरे भाई और बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह ने उनके फैंस के साथ क्रिकेट खेलकर श्रद्धांजलि दी। नीरज कुमार ने कहा कि परिवार को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुशांत इस दुनिया में नहीं है। नीरज सिंह ने बताया कि अपनी मौत से पहले सुशांत जब सहरसा आए थे तो उनके घर पर 5 घंटे तक क्रिकेट खेला था। कार धू-धू कर जलने लगी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कार में आग लगी और कार आग का गोला बन गई। मामला जींद के रोहतक दिल्ली मार्ग पर जाजवंती गांव का है। कार के ड्राइवर ने बताया कि पेट्रोल भराने के बाद वो कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि कार में आग लग गई। किसी तरह कार का ड्राइवर उसके साथी ने कार से कूदकर जान बचाई। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में हुए बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस की माने तो बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या उन्हीं के सगे बेटे ने की है। पुलिस की माने तो संपत्ति और पैसों के लालच में बेटे ने ये गुनाह किया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी बेटे ने ही पुलिस को कत्ल की सूचना दी थी। पुलिस को शक न हो इसलिए उसने घर का सामान फैला दिया था ताकि ये लूट और हत्या का मामला लगे, मगर आरोपी के सारे गुनाह से पर्दा उठ गया। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो इनका बेटा है रवि ढाका, उसने ही ये कृत्य किया था और उसने प्रॉपर्टी के लालच में एवं अन्य कारणों के कारण अपने बुजुर्ग माता पिता का गला घोंटकर उनको मार दिया था और फिर वहाँ से अपना नॉर्मली रूटीन पे निकल गया। राजस्थान के अलवर में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। मामला अलवर गेट थाना क्षेत्र के जेपी नगर का है। आरोपों के मुताबिक पति ने अपनी पत्नी को देर रात जमकर पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। आरोपी की बेटी और मृतक महिला की दोस्त ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। वाराणसी में बैंक मैनेजर से 20 लाख की लूट और उनकी हत्या के मामले में पुलिस ने बैंक मैनेजर के ड्राइवर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला फूलपुर थाना क्षेत्र करखियाओं का है। पुलिस के मुताबिक बैंक मैनेजर एक ऐसे गिरोह के जाल में फंसे थे जो पैसों को डबल करने का लालच देता था। इसी लालच में पड़कर बैंक मैनेजर ने अपनी शाखा से 41 लाख रुपए निकाले थे। वो पैसे डबल कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर 20 लाख से भरा बैग उड़ा ले गए। पुलिस ने इस मामले में खुलासा जरूर कर दिया है, मगर गिरोह का सरगना और रुपए दोनों अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इजराइल में नई सरकार के लिए वोटिंग जारी है। दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल के रिकॉर्ड शासन के बाद विपक्ष में बैठेंगे। ब्रिटेन में आयोजित हुए G7 शिखर सम्मेलन के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपने हिस्से की बड़ी राशि देने पर सहमति जताई। साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में टीकाकरण को लेकर भी प्लान बनाया। माना जा रहा है कि महामारी के कारण मचे उथल पुथल के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर सहयोग बढ़ने लगी है। G7 के सम्मेलन में ब्रेक्सिट सीमा तनाव का मुद्दा उठा। बैठक में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ पर आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा कि हम उत्तरी आयरलैंड के साथ व्यापार को लेकर यूरोपीय संघ के साथ तनाव कम करना चाहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की। G7 का सदस्य नहीं होने के बावजूद दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। राष्ट्रपति सिरिल ने कोरोना वैक्सीन समेत कई मुद्दों पर ब्रिटेन से मदद मांगी। दक्षिण अफ्रीका को G7 सम्मेलन में बतौर मेहमान आमंत्रित किया गया था। अमेरिका के 3 राज्यों में देर रात हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हो गए। ये तीनों घटनाएं टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन, शिकागो और जॉर्जिया में हुई। ये घटना किस वजह से हुई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑस्टिन में हुई गोलीबारी में पुलिस ने एक संदिग्ध को
गिरफ्तार भी कर लिया है। चीन के हुबई प्रांत में गैस पाइपलाइन में जबरदस्त विस्फोट हो गया। हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 138 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। इसमें से 37 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये विस्फोट रविवार को झांगवान जिले के शियान शहर में हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि इस धमाके में कई इमारतें भी तबाह हो गई। कोलंबिया में कोयला खदान में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया। सोचा कि कोयला खदान में शनिवार को 12 खनिक काम कर रहे थे, उसी दौरान विस्फोट हो गया। बचाव दल ने खदान में फंसे लोगों को निकालने में कामयाबी हासिल की। ट्यूनीशियाई की राजधानी ट्यूनिस में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। पुलिस के खिलाफ हजारों की संख्या में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कुर्सियां और पानी की बोतलें फेंकी, तो वहीं सुरक्षा बलों ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ एक बार फिर से प्रदर्शन तेज हो गया है। रविवार को यंगून में लोकतंत्र के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। जापान की राजधानी टोक्यो में जापानी एयरलाइंस ने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में काम करने वाले पायलटों और कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। ओलंपिक खेलों की वजह से जापान ने वैक्सीनेशन अभियान में तेजी की है।